वो बूढ़े बाबा अपनी कमजोर आंखों से इस शानदार होटल को निहार रहे थे और शायद किसी से पूछने में घबरा रहे थे। मुझे लगा कि उन्हें शायद कुछ जरूरत है, इसलिए मैं तुरंत उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी मर रही है और वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि उसे मरने से पहले एक शानदार होटल में खाना खाने को मिले। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मेरे मालिक को ये बात पता चली, उसने उन बूढ़े बाबा की बहुत बेइज्जती की। कहा, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम इस होटल में बैठकर खाना खाओ, और उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। मैं आंसू भरी निगाहों से उन बूढ़े बाबा को देखता रह गया और सोचा कि काश भगवान इस मालिक को सबक सिखाए। और उसी दिन शाम को गाड़ियों का काफिला होटल के सामने आकर रुका और उन्होंने मालिक के साथ जो किया। मेरा नाम जतिन है और मैं एक बहुत साधारण परिवार से था। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, कभी मजदूरी की, कभी होटल में बर्तन धोए और कभी चाय बनाई। शुरू शुरू में जब मैं होटल में काम करता था तो गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े खड़े हालत खराब हो जाती थी। कपड़े पसीने से भीग जाते थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती थी क्योंकि नौकरी की बहुत जरूरत थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरा दिन काम करने के बाद मालिक बोल देता कि आज ग्राहक कम थे, पैसे कल मिलेंगे। मैं चुपचाप सिर झुका लेता क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और आज मैं एक 5 स्टार होटल में काम करता था। मैं वहां वेटर था, लेकिन वहां वेटर होना भी कोई छोटी बात नहीं थी। बड़े बड़े अमीर लोग वहां आते थे, कोई विदेश से आता था तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था। उनके रहने के लिए बड़े बड़े एसी वाले कमरे थे। हर चीज चमचमाती रहती थी। जब मैं पहली बार उस होटल में गया था तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में यहाँ काम करने वाला हूँ। वहां की खुशबू तक अलग थी। लोग अच्छे कपड़े पहनते थे और बहुत सलीके से बात करते थे। अच्छी टिप भी मिल जाती थी। कभी कभी एक रात में इतनी टिप मिल जाती थी जितनी पहले मैं पूरे हफ्ते में कमाता था। एक तरह से जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक आदत शुरू से थी। लोग कहते थे कि जतिन को दूसरों की मदद करने की आदत है। मैं अक्सर किसी न किसी की मदद कर देता था। कभी किसी गरीब को खाना खिला देता, तो कभी किसी मजदूर के बच्चों के लिए कपड़े खरीद देता। मुझे ऐसा करके सुकून मिलता था। हर इंसान का कोई ना कोई शौक होता है। मेरा यही शौक था, लेकिन मेरी इस आदत से घर में सब खुश नहीं थे। मेरी पत्नी सलोनी अक्सर मुझे सुनाया करती थी। वो कहती थी कि आपने जो उस विधवा औरत के घर रोज खाना भेजना शुरू किया है ना, उससे हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। दरअसल हमारे पड़ोस में शोभा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, अनिकेत और हर्ष। पति के जाने के बाद घर पूरी तरह टूट गया था। कमाने वाला कोई नहीं था। कभी कोई पड़ोसी मदद कर देता तो चूल्हा जल जाता, और कभी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। कई बार मैंने उसके बच्चों को बाहर चुपचाप बैठे देखा था। उनके चेहरे पर वही मजबूरी थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह समझता था, क्योंकि गरीबी मैंने भी देखी थी। एक दिन मैंने सलोनी से कहा कि देखो, घर में दाल बने, चावल बने, सब्जी बने या कुछ भी बने, तुम 1 प्लेट सब्जी और 8 रोटियां शोभा के घर जरूर भिजवा दिया करो। पहले तो उसने चुपचाप मेरी बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वो परेशान होने लगी। एक दिन रसोई में काम करते करते गुस्से में बोली कि कभी कभी मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का, लेकिन क्योंकि उसके घर भी भेजना होता है, इसीलिए मजबूरी में बनाना पड़ता है। मैंने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा कि अरे ये तो अच्छी बात है, जिस दिन तुम खाना नहीं बनाओगी उस दिन हमें होटल का खाना खाना पड़ेगा और नुकसान मेरा होगा ना। मैंने मजाक किया था, लेकिन वो और नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा कि जो खुद मुश्किल में है वही दूसरों को बचाने निकला है। हम खुद ठीक से अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहे और दूसरों की मदद कर रहे हैं। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि भगवान ने हमें किसी का सहारा बनने लायक बनाया है तो बन जाने दो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। जिस 5 स्टार होटल में मैं काम करता था वहां बहुत अजीब चीजें होती थी। बाहर से वो होटल जितना शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही गंदा माहौल था। होटल का मालिक विक्रम था। वो बहुत घटिया सोच वाला इंसान था। होटल के सभी कर्मचारी
उसके बारे में यही सोचते थे, लेकिन कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा होटल खड़ा कर लिया था। ये बात सबको हैरान करती थी कि आखिर इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से। विक्रम अमीर लोगों के सामने झुक झुक कर बात करता था, लेकिन अगर कोई गरीब या साधारण आदमी होटल में आ जाता तो वो उसे ऐसे देखता जैसे उसकी कोई इज्जत ही ना हो। एक दिन होटल के दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा और दादी आए। दोनों बहुत साधारण कपड़ों में थे। उनके चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े बाबा धीरे से रिसेप्शन पर आए और बोले कि हमें यहाँ का सबसे अच्छा कमरा चाहिए। इत्तेफाक से विक्रम वहीं खड़ा था। उसने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला कि अरे ओ बाबा, शायद तुम गलत जगह आ गए हो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये 5 स्टार होटल है, होटल। बूढ़े बाबा ने बहुत शांति से जवाब दिया कि बेटा, हम गलत जगह नहीं आए। मेरी पत्नी को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो एक बार किसी बड़े होटल में खाना खाए और कुछ अच्छे पल बिताए। मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर आया हूँ। बस एक रात यहाँ रुकना चाहता हूँ ताकि उसे मैं खुश देख सकूं। ये सुनकर भी विक्रम के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। वो उल्टा हंसते हुए बोला कि फिर तो तुम लोग एक रात में पूरी तरह कंगाल हो जाओगे। हमारे सबसे अच्छे कमरे का किराया 25,000 रुपए है। ये सुनकर भी बूढ़े बाबा शांत रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, अगर मेरी पत्नी खुश हो जाए तो शायद ये पैसे भी कम पड़ जाएं। अब आगे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बूढ़े बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले कि बेटा, 25,000 ही तो मेरे पास कुल रुपए हैं। आप इसमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम बूढ़े लोग हैं, कभी कभी तो छूट मिल जाती होगी। विक्रम ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, हमारे होटल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तुम यहाँ से जा सकते हो। बूढ़े बाबा ने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, बेटा, थोड़ा सोच लो, मेरी बहुत मजबूरी है। उनकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और तेज आवाज में बोला, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ मोल भाव होगा। ये 5 स्टार होटल है और मैं इसका मालिक हूँ। अब यहाँ से निकलो, वरना गार्ड बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। मैं ये सब अपनी आंखों से सामने देख रहा था। मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि किसी तरह उनकी मदद कर दूं, लेकिन मेरी अपनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाता। मालिक के सामने हम लोगों की बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मैं बस खड़ा सब देखता रहा और अंदर ही अंदर परेशान होता रहा। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा और दादी उदास होकर वहां से चले गए। उनके जाते ही होटल का माहौल अजीब सा भारी हो गया। हम सब वेटर आपस में यही बात कर रहे थे कि मालिक ने ठीक नहीं किया, उसे ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात करने के अलावा हम कर भी क्या सकते थे। शाम को होटल में एक और घटना हुई। एक आदमी आया और वही सबसे महंगा रूम बुक कर लिया। उसने आराम से खाना खाया, खूब मौज की और जाते समय पैसे दिए बिना ही निकल गया। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत विक्रम के पास गया और कहा कि वो आदमी पैसे दिए बिना चला गया। वो कह रहा था कि मालिक से ले लेना। मुझे लगा विक्रम बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो हंसते हुए बोला, अरे रहने दो, वो मेरा दोस्त था, उससे पैसे थोड़ी लेने हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरे अंदर सवाल उठने लगे। एक तरफ वो बूढ़े बाबा थे जिनके लिए थोड़ी सी रियायत भी नहीं थी, और दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसके लिए पूरा बिल माफ कर दिया गया। मैं सोचता रह गया कि आखिर ये कैसा इंसान है। इस होटल में हर तरह के लोग आते थे। बाहर से सब कुछ बहुत चमकदार और सभ्य लगता था, लेकिन अंदर का माहौल उतना ही गंदा था। कई लोग यहाँ पति पत्नी बनकर आते थे, जबकि असल में उनका कोई रिश्ता नहीं होता था। होटल में ये सब आम बात थी, सबको पता होता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि सबके पीछे किसी न किसी ताकतवर आदमी का हाथ होता था। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा नाम विक्रम का था। वही ऐसे लोगों को जगह देता था। बस उसके लिए पैसा मायने रखता था। सही गलत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। होटल में कई ऐसे काम होते थे जिन्हें देखकर इंसानियत पर शर्मा जाए, लेकिन मैं मजबूर था। अगर आवाज उठाता तो नौकरी चली जाती और शायद उससे भी ज्यादा मुसीबत आ जाती। मैं रोज ये सब देखता और अंदर से टूटता जा रहा था।
दिन भर होटल में काम करता और रात को जब घर पहुंचता तो वहां भी चैन नहीं मिलता। सलोनी हर छोटी बड़ी बात पर नाराज रहती। कभी कहती घर का राशन खत्म हो गया, कभी कहती बच्चों के कपड़े पुराने हो गए। जिंदगी हर तरफ से दबाव बन चुकी थी। एक दिन मेरा बेटा अंश मासूमियत से बोला, पापा आज पनीर खाना है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी सलोनी ने ताने मारते हुए कहा, वो पनीर तो मैंने पड़ोस वाली विधवा औरत को दे दिया, अब जो बचा है वही खा लो। मैंने अंश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर खिलाऊंगा। वो चुपचाप बैठ गया, लेकिन मेरे दिल पर उसकी बात लग गई। सलोनी की नाराजगी खत्म ही नहीं होती थी। मैं रात को लेटकर यही सोचता रहता कि भगवान ने मेरे दिल में दूसरों की मदद करने का भाव तो भर दिया, लेकिन खाली जेब से आखिर कितना किया जा सकता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता, सबकी मदद करता, लेकिन मेरे पास खुद कुछ नहीं था। फिर सोचता, अगर ये भावना सिर्फ दिल में ही रह गई और मैं कुछ कर ही नहीं पाया तो इसका क्या फायदा। ये सोच मुझे अंदर से खा जाती थी। एक दिन हमारे होटल की 25वीं सालगिरह थी। इस मौके पर बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ सजावट थी, महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी और माहौल बिल्कुल किसी बड़े जश्न जैसा लग रहा था। आज विक्रम खुद खूब पैसे खर्च कर रहा था। उसका कहना था कि यही असली प्रचार होता है, लोग आएंगे, खुश होंगे और फिर बार बार आएंगे। इसीलिए उसने सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार काम में लगा हुआ था। कभी किसी टेबल पर पानी रखता, कभी प्लेटें ठीक करता, कभी मेहमानों की जरूरत पूछता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और विदेश से आए मेहमान आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। बाहर तेज गर्मी थी, लेकिन अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। शीशे के बर्तन चमक रहे थे और हर चीज बहुत आलीशान लग रही थी। मैं एक टेबल के पास से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर बाहर कांच के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो बहुत मासूम दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़े गंदे थे। शायद वो गरीब बच्चा था। उसकी नजर अंदर खाने की टेबलों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो खाने को ऐसे देख रहा था जैसे उसके लिए वही पूरी दुनिया हो। उसके मुंह में पानी आ रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मुझे तुरंत अपना बेटा याद आ गया। वो भी इसी उम्र का है। मैंने सोचा, अगर कल को मेरा बेटा भी ऐसे ही सड़क किनारे खड़ा हो और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर दें और कोई उसे खाना तक ना दे, तो मुझे कैसा लगेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ अपने आप चल पड़े। मैंने एक साफ प्लेट उठाई, उसमें अच्छा खाना डाला, सब्जी, दाल, चावल और जो भी बढ़िया चीजें रखी थी उनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर प्लेट भर दी। फिर मैं दरवाजे तक गया और उस बच्चे को अंदर बुला लिया। वो बच्चा पहले थोड़ा डर गया, लेकिन मैं प्यार से उसे अंदर ले आया। हॉल के एक कोने में कुछ कुर्सियां रखी थी जो ज्यादा मेहमान आने पर इस्तेमाल होती थी। मैं उसे वहां ले जाकर बैठा दिया। फिर अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर उसके सामने रख दी। वो बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, जैसे कि कई दिनों से ठीक से खाना ना मिला हो। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून दिख रहा था। वो बिल्कुल चुप था। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा पेट भर गया? उसने बस सिर हिला दिया और कहा, हाँ। मैं अभी भी वहीं खड़ा था कि तभी पीछे से तेज आवाज आई, जतिन। ये आवाज विक्रम सर की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से में मेरी तरफ आ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो रखा था और आंखों में बहुत गुस्सा था। मेरा दिल घबरा गया। मुझे समझ आ गया कि अब मुसीबत होने वाली है। मैंने उस बच्चे को साइड में बैठाया और खुद चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऊपर वाले कमरे में बुला लिया गया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उनके कमरे तक पहुंचा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। विक्रम सर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सामने बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैंने सब कैमरे में देख लिया, तुम क्या कर रहे थे? मैंने डरते हुए कहा, सर वो एक बच्चा था, मैंने बस उसे थोड़ा सा खाना खिला दिया। विक्रम सर का चेहरा और सख्त हो गया। वो कुर्सी पर आगे झुकते हुए बोले, बात थोड़े या ज्यादा खाने की नहीं है। यहाँ जो लोग खाना खाने आते हैं
अगर उन्हें पता चल गया कि जिन बर्तनों में हम उन्हें खाना खिलाते हैं उन्हीं बर्तनों में सड़क के बच्चों को भी खाना देते हैं, तो क्या वो यहाँ खाना खाने आएंगे? तुमने उससे बर्तन गंदा करवा दिया। मैंने हिम्मत करके कहा, सर वो भी तो इंसान था, मैंने किसी जानवर को खाना नहीं दिया, इंसान का बच्चा था। वो मेरी बात सुनते ही वो और गुस्सा हो गए। बोले, तुम्हें बहुत इंसानियत दिखानी है ना, तो यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ कारोबार चलता है, कारोबार में इंसान नहीं ग्राहक देखा जाता है, और वो बच्चा हमारा ग्राहक नहीं था। तुमने उसे खाना खिलाया, अगर किसी ने देख लिया होता तो होटल की बदनामी हो जाती। लोग क्या सोचते कि कैसा होटल है जहाँ सड़क के बच्चे भी आकर खाना खाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वो तुरंत बोले, नहीं, माफ नहीं करूंगा, एक दिन की नहीं पूरे महीने की तनख्वाह काटूंगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। महीने का आखिरी समय था, घर का खर्च, बिजली का बिल, राशन, बच्चों की फीस, सब उसी तनख्वाह से चलना था। मैंने घबराकर कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई। विक्रम सर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, गलती की है तो सजा भी मिलेगी, अब निकलो यहां से, वरना नौकरी से भी निकाल दूंगा। मैं सिर झुकाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। सीढ़ियां उतरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से पूरी तरह टूट गया हूं। नीचे आकर मैंने बाकी वेटरों की तरफ देखा। सबके चेहरे पर सवाल था कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बोला, तूने ऐसा क्यों किया? उस बच्चे को खाना खिला दिया, वो कहीं और से भी खा लेता। दूसरा बोला, अब तेरे बच्चे का क्या खाएंगे? मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में घर की सारी बातें घूमने लगी। बीवी, बच्चों के चेहरे, बिजली का बिल, राशन, फीस, सब एक साथ याद आने लगा। मैंने धीरे से कहा, यही सोच रहा हूँ, घर जाकर क्या जवाब दूंगा। बच्चों की फीस देनी है, राशन लाना है, बिजली का बिल भरना है। बीवी से कहा था इस बार 5,000 ज्यादा दूंगा, उसने एक सूट भी पसंद किया था। अब वो क्या कहेगी, और अगर गुस्सा ना भी करे तो घर कैसे चलेगा। सब चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई अपनी अपनी मजबूरी में फंसा हुआ था। कोई भी आगे बढ़कर मदद की बात नहीं कर पाया, क्योंकि सबकी जिंदगी खुद अपनी तनख्वाह पर टिकी हुई थी। मैं धीरे से उठकर बाहर की तरफ देखने लगा। दिल बहुत भारी था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी जो बार बार कह रही थी कि भगवान सब ठीक करेगा। घर पहुंचा तो मन और ज्यादा भारी हो गया। मैंने सोचा था खुद को संभाल लूंगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला और बीवी बच्चों के चेहरे देखे तो हिम्मत टूट गई। मैं जाकर चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, वो इस महीने तनख्वाह नहीं मिली। मेरी बीवी सलोनी एकदम मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गुस्सा भी। उसने कहा कि क्यों, आपने ऐसा क्या किया कि आपकी तनख्वाह कट गई? आप तो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैंने सब कुछ बता दिया। वो बच्चा, वो होटल वाला मामला, विक्रम सर की बातें, सीसीटीवी, सब कुछ एक एक करके बता दिया। वो मेरी बात सुनते सुनते कभी चुप रही और कभी गुस्सा हो रही थी। फिर आखिर में बोली कि बस, आपकी यही इंसानियत एक दिन इस घर के लोगों को परेशानी में डाल देगी। मैंने तुरंत कहा कि मैं ये सब अपने घर वालों के लिए ही कर रहा हूँ। वो थोड़ा तेज आवाज में बोली कि अच्छा, फिर अब ये महीना कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि किसी से उधार ले लूंगा। वो तुरंत बोली कि हाँ, फिर अगले महीने वही उधार चुकाओगे तो अगला महीना खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला महीना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने हम सबको मुसीबत में डाल दिया। तनख्वाह वाले आदमी की जिंदगी ऐसी ही होती है, जब तक पैसा आता रहता है सब चलता रहता है, लेकिन एक महीने की तनख्वाह रुक जाए तो आदमी नीचे गिर जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि उसकी बातें गलत नहीं थी, लेकिन मेरे दिल का हाल भी कोई नहीं समझ रहा था। मैं अंदर से टूट रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने आखिर में कहा कि अच्छा, हमें तो आपने चुप करा दिया, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी आपने ले रखी है उनके घर का खर्चा भी आप ही चलाओगे क्या, जब अपने घर में कुछ नहीं होगा? मैंने धीरे से कहा कि भगवान उनका भी इंतजाम करेगा और हमारा भी। इतना कहकर मैं उठ गया और बाहर निकल आया। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत सारे सवाल थे। मैं सीधे गली में आ गया। बाहर वही औरत का बेटा खड़ा था, वही मासूम चेहरा, वही भूखी आंखें। मुझे देखकर वो थोड़ा पास आया
मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। उसके बाल बहुत नरम थे, लेकिन चेहरे पर गरीबी की थकान साफ दिख रही थी। मैंने सोचा कि बेचारे का बाप भी नहीं है, उस पर क्या गुजरती होगी। मैंने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने बिना सोचे वो पैसे उसके हाथ में रख दिए और कहा, बेटा कुछ खा लेना। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पैसे लेकर चला गया। मैं वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया। दिल बहुत भारी था। वहां बैठकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरी बात सुनी और थोड़ी मदद भी कर दी। कुछ पैसे दिए और थोड़ा हौसला भी। लेकिन परेशानी फिर भी वही थी। जिंदगी सच में मुश्किल हो गई थी। घर का खर्चा सिर पर था। तनख्वाह नहीं मिली थी। जेब में बस इतने पैसे थे कि 1-2 दिन निकल जाएं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यही सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर अब क्या करूंगा। 2 दिन गुजर गए। रोज की तरह मैं सुबह होटल पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। बाहर काफी गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर जाने वालों के चेहरे भी गंभीर लग रहे थे। जैसे ही अंदर गए तो देखा कि विक्रम सर के ऑफिस के बाहर सूट बूट पहने 2-3 लोग खड़े थे। उनके हाथ में फाइलें थीं और चेहरे पर पूरा भरोसा दिख रहा था। विक्रम सर के ऑफिस की दीवारें कांच की थी, इसीलिए अंदर का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथी वेटर से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से कहा कि 15 मिनट पहले ये लोग आए हैं और जब हम चाय देने अंदर गए तो बस इतनी बात सुनी कि ये लोग होटल खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने कहा कि विक्रम सर अपना होटल कभी नहीं बेचेंगे, ये बात तो सब जानते हैं। सबने एक साथ सिर हिलाया। किसी ने कहा कि वो अपने बीवी बच्चों को दे देंगे, लेकिन होटल नहीं देंगे। उनको अपने होटल से बहुत प्यार है। मैंने भी कहा कि हाँ, ये लोग बस समय खराब करने आए हैं। ऐसे लोग पहले भी आते रहे। कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाता था तो कभी कोई पैसा लगाने वाला, लेकिन विक्रम सर ने आज तक किसी को होटल नहीं दिया था। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था, इसके अंदर और भी बहुत कुछ चलता था। कुछ ऐसे काम जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। अगर होटल बिक जाता तो शायद वो पूरा खेल भी खत्म हो जाता जिस पर विक्रम की ताकत टिकी हुई थी। ऑफिस के बाहर खड़े उन सूट बूट वालों के चेहरों पर सुकून था और विक्रम सर के चेहरे पर दबाव साफ दिख रहा था। वो बार बार फाइलें देख रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, लेकिन हमने उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी को नहीं पता था कि आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि बहुत बड़े फैसले की शुरुआत है। और हमें ये भी नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद उस होटल की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद होटल का माहौल और बदल गया। जो लोग पहले चुपचाप बैठे थे, अब उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि बात लगभग तय हो चुकी है। वो लोग बार बार फाइलें बंद कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिला रहे थे। फिर उन्होंने विक्रम सर से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर हम सब वेटर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। किसी ने धीरे से कहा, लगता है होटल की डील पक्की हो गई। एक और बोला, अच्छा है, कोई नया मालिक आ जाए, कोई भी हो, इससे तो अच्छा ही होगा। मैंने उनकी बात सुनकर कहा कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरे लोग ही जुड़े होते हैं। कहीं इससे भी बुरा आदमी आ गया तो क्या करेंगे। हम अभी यही सब बातें कर रहे थे कि अचानक विक्रम सर ने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि शायद चाय पानी का कोई काम होगा, लेकिन इस बार बात अलग थी। उन्होंने किसी और को नहीं बुलाया, बल्कि सीधे कहा कि जतिन को अंदर भेजो। मेरा दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे ऑफिस की तरफ गया। कांच के बाहर से अंदर का सब कुछ साफ दिख रहा था। वही सूट बूट वाले लोग बैठे थे। विक्रम सर कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन थी, जैसे कि कोई चीज उनके हाथ से निकल रही हो। मैं जैसे ही अंदर गया, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। वो लोग मुस्कुराते हुए उठे और मेरे पास आए। फिर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा देखा था कि इतने बड़े लोग एक आम वेटर से इस तरह मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और वो बात सिर्फ आपकी मौजूदगी में ही हो सकती है। मैं चुप खड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने विक्रम सर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और परेशानी भी,
साफ दिखाई दे रही थी। फिर उनमें से एक आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा कि ये होटल हमने आपके लिए खरीदा है। आज से आप इस होटल के मालिक हैं। हमें बस इतना कहा गया था कि ये होटल खरीद कर आपके हवाले कर दिया जाए। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने हैरानी से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बस इतना समझ लीजिए कि आज से ये होटल आपका है। हमने विक्रम साहब से ये होटल खरीद लिया है। बाकी कागजी काम हम आपके घर आकर पूरे कर देंगे। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी नजरें बार बार उनके चेहरों पर जा रही थी। मुझे लग रहा था शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर विक्रम सर की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो तुरंत बोले कि ये क्या तरीका है? आप मुझसे होटल खरीद कर मेरे ही कर्मचारी को दे रहे हैं? उन लोगों में से एक आदमी ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि हमने आपको आपकी मांगी हुई कीमत दे दी है। अब ये होटल हमारा है। अब हम चाहें तो इसे किसी को भी दे सकते हैं या चाहें तो इसे तुड़वा कर कुछ भी बनवा दें। ये हमारा फैसला होगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम सर भी चुप हो गए क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने पहली बार उन्हें इतना मजबूर देखा था। मैं अभी भी वहीं खड़ा था और मेरे अंदर जैसे तूफान चल रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बस एक मामूली वेटर हूँ। मेरे लिए कोई इतना बड़ा फैसला क्यों करेगा? फिर उन लोगों ने नरमी से कहा कि बाकी बातें हम आपके घर आकर करेंगे। आप बस अपना पता भेज दीजिए। मैंने कांपते हाथों से अपना पता दे दिया। उसके बाद मैं घर लौट आया। पूरे रास्ते में खामोश रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि जो कुछ हुआ क्या वो सच था या सपना। घर पहुंचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपनी पत्नी को और ना बच्चों को। लेकिन मेरे दिल में पूरा यकीन था कि आज शाम वो लोग जरूर आएंगे और सारी बात बताएंगे। शाम तक मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक आम वेटर के लिए कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? शाम होने से पहले मैंने उनके आने की तैयारी शुरू कर दी। घर में चाय और खाने पीने का थोड़ा इंतजाम किया। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। कुछ सामान तो मुझे मोहल्ले की दुकान से उधार लेना पड़ा। दुकानदार मुझे जानता था, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे सामान दे दिया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी खास मेहमान के आने की इस तरह तैयारी की थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था और मैं बार बार यही सोच रहा था कि ये लोग आखिर हैं कौन और मेरे घर क्यों आ रहे हैं। घर पहुंचने के बाद मेरी पत्नी ने पूछा कि ये सारी तैयारी किसके लिए हो रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम बस चाय बना देना और सामने मत आना। मैंने बैठक भी साफ करवा दी थी। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी बड़ी बात का इंतजार कर रहा हो। फिर ठीक तय समय पर वो लोग आ गए। इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और आदमी था जो पहले होटल में नहीं आया था, लेकिन उसे देखते ही लग रहा था कि वो बहुत बड़ा और अमीर आदमी है। वो सब बैठक में आकर बैठ गए। मैंने पत्नी से चाय बनवाई और उनके सामने रख दी। साथ में थोड़ा नाश्ता भी रख दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी। सिर्फ कपों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर उनमें से एक आदमी ने बात शुरू की। उसने कहा कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमने होटल खरीद कर आपके नाम क्यों किया। उसने अपने साथ लाई हुई फाइल मेज पर रखी और कहा कि इसमें होटल के सारे कागज हैं। अब ये होटल आपके नाम हो चुका है। फिर उसने अपने साथ बैठे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जगजीत सेठ है। जगजीत सेठ ने मेरी तरफ देखा और बहुत नरमी से कहा कि 2-3 दिन पहले आपने अपने होटल में एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था, क्या आपको याद है? मैंने धीरे से कहा कि जी हाँ, मुझे याद है। मेरे दिमाग में उसी बच्चे की तस्वीर घूमने लगी। वो बच्चा जो होटल के बाहर शीशे के पास खड़ा भूखी नजरों से खाने को देख रहा था, जिसे मैंने अंदर बुलाकर एक कोने में बैठाया था और अपने हाथों से खाना खिलाया था। लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उस बात का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता है। जगजीत सेठ ने आगे बताया कि वो कोई आम बच्चा नहीं था। वो उनका बेटा था जो शादी के 15 साल बाद बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद पैदा हुआ था। वो उनकी पूरी दुनिया था।
लेकिन उस दिन वो अचानक घर से कहीं निकल गया था और खो गया था। पूरा शहर उसे ढूंढ रहा था। पुलिस भी तलाश में लगी हुई थी। हर तरफ हलचल मची हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा उसी दिन मिल गया, और सबसे बड़ी बात ये रही कि वो उस वक्त मिला जब आपने उसे खाना खिलाया था। शाम तक हमारा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया था। मैंने तुरंत कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे खो जाएं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बच्चों वाला आदमी हूँ। जगजीत सेठ ने कहा कि हमारे बेटे ने घर पहुंचकर सबसे पहले आपके बारे में बताया। उसने कहा कि एक आदमी ने उसे भूखा देखकर अंदर बुलाया और खाना खिलाया। हमने होटल की सीसीटीवी फुटेज भी देखी, जिसमें आप उसे अपने साथ अंदर ले जाकर खाना खिला रहे थे। फिर जगजीत सेठ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसी वक्त हमने फैसला कर लिया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, और यही वजह है कि ये होटल आज आपके नाम कर दिया गया है। आपकी छोटी सी अच्छाई ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला पड़ गया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था। मुझे क्या पता था कि वो किसका बेटा है। तब जगजीत सेठ मुस्कुराए और बोले कि असली बात यही है, आपको ये नहीं पता था कि वो कौन है, फिर भी आपने उसकी मदद की। आपने उसे इंसान समझकर खाना खिलाया, और यही बात हमारे दिल को छू गई। उसी वक्त मुझे पीछे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। शायद वो खुशी से रो रही थी। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा कि आप सबको ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो बस इसलिए खाना खिलाया था क्योंकि वो भूखा था। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यही वजह है कि हमने ये फैसला किया है। फिर जगजीत सेठ ने कहा कि आज से आप मेरे भाइयों जैसे हैं। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई आपको तंग करे तो आप सीधा मुझे बताएंगे। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे कि बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। वो कुछ देर बैठे चाय पीते रहे, मेरे बच्चों से बातें की, और घर का माहौल पहली बार इतना खुशगवार हो गया। जाते वक्त उन्होंने मेरे बच्चों के हाथ में काफी पैसे रख दिए। मेरे बच्चे हैरान खड़े देखते रहे। जब वो लोग चले गए तो घर में खामोशी छा गई। फिर मैंने अपनी बीवी को सब कुछ विस्तार से बताया। हालांकि वो पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी। मेरी बात खत्म होते ही वो रो पड़ी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। अगले ही दिन जब मैं होटल पहुंचा तो मंजर पहले जैसा नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे देखकर फौरन सीधा खड़ा होकर सलाम किया। अंदर दाखिल हुआ तो लॉबी में वही चमक थी, वही एसी की ठंडी हवा थी, लेकिन इस बार फर्क ये था कि सबकी नजरें मेरे ऊपर थीं। मैं वेटर की हैसियत से नहीं, बल्कि होटल के मालिक की हैसियत से आया था, लेकिन मैंने कपड़े वही आम से पहने हुए थे, सादा कमीज और पैंट। मुझे कभी दिखावा पसंद नहीं था। मेरे लिए सब कुछ वैसा ही था जैसा कल तक था, सिर्फ जिम्मेदारी बदल गई थी। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरे सारे पुराने साथी वेटर दौड़कर आए। पहले वो रुके, फिर एकदम हंसने लगे, फिर सबने मुझे घेर लिया। किसी ने मेरे कंधे पकड़े, किसी ने बाजू पकड़ा, और सबने मुझे ऊपर उठा लिया। पूरा हॉल खुशी से गूंज उठा। वो सब खुश होकर चीख रहे थे, यार तू तो मालिक बन गया, और तेरे जैसा मालिक तो नसीबों वालों को मिलता है। मैंने हंसते हुए कहा कि फिक्र ना करो, बस देखते जाओ होता क्या है। उनके चेहरों पर खुशी थी और मेरी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वही लोग जो कल तक मेरे साथ काम करते थे, आज मेरे साथ खड़े थे, लेकिन कोई फासले नहीं थे, न गुरूर था न घमंड था, बस एक नया रिश्ता था, भरोसे का। मैंने सबसे पहले पूरे होटल का जायजा लिया। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन मेरे दिल में एक सोच थी कि अब यहाँ सिर्फ कमाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसाफ होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट मीटिंग बुलाई और सबको बताया कि अब हालात बदलने वाले हैं। मैंने जगजीत सेठ से बात की और कुछ पैसे उधार लिए, क्योंकि मुझे होटल में बदलाव करने थे। उन्होंने बिना किसी सवाल के मुझे पैसे दे दिए। उनके लिए पैसा बड़ी चीज नहीं था, लेकिन उनके अंदाज में एक भरोसा था, जैसे वो मुझ पर यकीन करते हों। मैंने सबसे पहले होटल के रेट्स कम कर दिए। अब ये होटल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, बल्कि हर आम और खास के लिए खुला था। जो शख्स पहले दरवाजे से वापस चला जाता था, अब वो भी अंदर आकर खा सकता था। मैंने अपने तमाम वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी।
मैंने सबको इकट्ठा करके कहा कि यहाँ अब कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलत आदमी यहाँ नहीं आएगा। जैसे ही कोई शिकायत आएगी तो तुरंत कार्रवाई होगी। सब खामोश थे। फिर धीरे धीरे सबके चेहरे बदलने लगे। पहले डर था, फिर हैरानी थी और फिर खुशी थी। होटल का माहौल बदलने लगा। वो जगह जो पहले सिर्फ ताकत और दबाव से चलती थी, अब इज्जत और सुकून से चलने लगी। लोग ज्यादा आने लगे क्योंकि अब वहां सिर्फ खाना नहीं मिलता था, बल्कि इज्जत भी मिलती थी। मैं खुद भी काम नहीं छोड़ता था। मैं अभी भी होटल में घूमता था, हर चीज देखता था, लेकिन फर्क ये था कि अब मेरे हाथ में जिम्मेदारी थी और दिल में एहसास था। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया। वो बच्चा और जगजीत सेठ मुझसे मिलने आए। जब मैंने बच्चे को देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे मैं उसका कोई अपना हूं। मैं एक पल के लिए खामोश हो गया। मेरे दिल में वही पुराना मंजर आया जब वो भूखा खड़ा था और आज वही बच्चा मुस्कुरा रहा था। आज इस होटल का नया उद्घाटन है। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कैमरे चल रहे थे, तालियां बज रही थी। जगजीत सेठ बोले, जब सबको पता चला कि अब ये होटल उनके अंडर में है और मेरे इंतजाम में चल रहा है, तो नाम और भी बड़ा हो गया। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि जिंदगी सच में बदल गई है, ना सिर्फ मेरी बल्कि उस जगह की भी। अब ये होटल पहले से भी बेहतर था। पहले ये सिर्फ 5 स्टार था, लेकिन अब लोग कहते थे कि ये उससे भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता था, बल्कि इंसानियत मिलती थी। रेट्स कम होने के बावजूद कारोबार बढ़ गया था। लोग ज्यादा आने लगे थे, स्टाफ ज्यादा खुश था और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी। मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो बरसों पहले कहीं खो गया था। घर में भी अब सुकून था और इज्जत भी। कभी कभी मैं खड़ा होकर होटल को देखता था और सोचता था कि एक छोटी सी भलाई ने मेरी जिंदगी को यहाँ तक पहुंचा दिया। और दिल में बस एक ही बात गूंजती थी, ऊपर वाला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जरिया बना देता है। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी बीवी के चेहरे पर सुकून था। घर में हर चीज मौजूद थी, ना किसी चीज की कमी थी, ना किसी बात का दबाव था। हमने अपना नया घर बना लिया था, जो पहले के मुकाबले में काफी बेहतर था। साफ सुथरा, बड़ा और हवादार। घर के अंदर बच्चों के लिए अलग कमरे थे। उनके खिलौने थे, उनकी किताबें थीं और उनके चेहरों पर वो खुशी थी जो पहले सिर्फ ख्वाब लगती थी। मैंने एक गाड़ी भी ले ली थी। मैं सुबह जब होटल जाता तो गाड़ी खुद चलाता था और रास्ते में बैठकर भी मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। वही शख्स जो कभी चाय बनाता था, आज अपने कदमों पर खड़ा था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। उनके बैग साफ थे, यूनिफॉर्म ठीक थी और उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। जब मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जाता तो दिल में एक अलग सा गर्व होता था, लेकिन साथ साथ पुरानी तकलीफें भी याद आ जाती थी कि मैंने खुद कितनी मुश्किलें देखी थी। वो बेवा औरत रेखा और उसके बच्चे अभी भी मेरे दिल के करीब थे। मैंने उनकी जिम्मेदारी ले रखी थी। हर महीने उनके घर 1 लाख रुपए भेजता था ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सकें। उनके घर में अब भूख नहीं थी, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं फिर होटल में एक खास दिन रखा। हफ्ते में एक दिन गरीब लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता था। पूरा होटल उनके लिए खोल दिया जाता था। वही एसी वाले हॉल, वही साफ मेजें, वही अच्छा खाना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म हो जाता था। मैं खुद खड़ा होकर सब देखता था। लोग आते थे, बच्चे, बूढ़े, और जब वो होटल के अंदर बैठते थे तो उनकी आंखों में हैरानी होती थी। उन्हें लगता था कि ये जगह उनके लिए भी है। खाना बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे बड़े मेहमानों के लिए बनता था। कोई फर्क नहीं रखा जाता था। मैं हर टेबल पर जाता था, किसी को पानी देता था, किसी के बच्चों के सिर पर हाथ रखता था। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने पुराने दर्द को कहीं न कहीं ठीक कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे इन कामों की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोग मेरे काम को देखने लगे। पहले तो मुझे लगता था कि बस कुछ लोग देखेंगे, लेकिन फिर मेरा नाम इंटरनेट पर फैलने लगा। लोग मदद के लिए पैसे भेजने लगे। कुछ लोग तो जुड़ने भी लगे। कुछ संस्थाएं भी साथ आने लगी। मेरा होटल सिर्फ कारोबार नहीं रहा, बल्कि एक पहचान बन गया। मेरा सपना जो मैंने कभी दिल से देखा था कि मैं लोगों की मदद करूंगा, अब हकीकत बन गया था। अब मैं सिर्फ होटल नहीं चला रहा था, बल्कि जिंदगियां बदल रहा था।
मैं गरीब बस्तियों में भी जाता था, कभी राशन लेकर, कभी कपड़े लेकर, कभी पैसे लेकर। जहां भी जरूरत होती वहां पहुंचने की कोशिश करता था। लोग मुझे सेठ कहने लगे थे, लेकिन अंदर से मैं आज भी वही जतिन था जो कभी चाय बनाता था, प्लेटें उठाता था और खामोशी से दूसरों के लिए सोचता था। मैंने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज इंसानियत थी। कभी रात में मैं अकेला बैठकर होटल की रोशनी देखता था और सोचता था कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी इंसान जमीन पर होता है और कभी वही इंसान उठकर ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन मैंने अपनी असलियत कभी नहीं छोड़ी। मैं आज भी वही था, बस हालात बदल गए थे। और मुझे इस बात का सुकून था कि मेरी छोटी सी अच्छाई ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। और मेरी पत्नी भी साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे खुश थे। मेरे घर में अब लड़ाई झगड़ा नहीं था, सिर्फ सुकून था। विक्रम, जो पहले बहुत दमंग और गलत फैसलों में शामिल रहा था, एक बड़े मामले में फंसकर जेल चला गया था। लंबे समय बाद जब वो बाहर आया तो बदल चुका था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, वो शांत हो गया था। लोग उसके पुराने कामों को याद करते थे, लेकिन मैं अब किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था। मैंने समझ लिया था कि हिसाब कोई और देखता है। मैं अपनी जिंदगी में और अपने काम में खुश था, अपने परिवार के साथ सुकून में था और जितना हो सके उतना लोगों की मदद करता था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे, कपड़ों या ऊंचे पद से नहीं, बल्कि उसके दिल और इंसानियत से होती है। जब कोई बिना स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी अच्छाई का फल जरूर देता है। दूसरों के दर्द को समझने वाला इंसान कभी सच में गरीब नहीं होता, क्योंकि उसकी नेकी ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी में घमंड और बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन दया, सम्मान और इंसानियत इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां सिर्फ दौलत कभी नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि भगवान ने एकदम से आपकी किस्मत को बिल्कुल पलट दिया हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमसे भी शेयर करिए। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से इसकी कोई समानता दिखाई दे तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का मकसद इंसानियत, दया और अच्छे कर्मों के महत्व को दर्शाना है। धन्यवाद।